परवेज खटक के मुताबिक उनकी नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के कयाम से इमरान की तहरीक इंसाफ सूबे से आउट हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं काबुल अपनी सरहद से अस्करियत पसंदों के खात्मे की ख्वाहिश रखता है या नहीं, हम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। DGISI जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें। नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि पंजाब में टिकटों की तकसीम से पहले उम्मीदवारों की जीत के इम्कानात का जायजा लेने के लिए खुफिया सर्वे कराया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात किसी तौर कबूल न करने की वार्निंग दे दी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल लंदन से। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं लंदन में क्यों हूँ, सारी एक्टिविटी तो पाकिस्तान में हो रही है। एक तो कुछ ज़ाती मामलात थे जो मैंने टैकल करने थे, और दूसरा सियासी मामलात भी लंदन से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की निस्बत बेहतर टैकल किए जा सकते हैं कभी कभार। पाकिस्तान और लंदन का जो कनेक्शन है उसको जानने के लिए हमें कुछ माजी में जाना होगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लंदन और इस्लामाबाद की सियासत आपस में कितनी जुड़ चुकी है। आप इसका आगाज़ कर सकते हैं सिकंदर मिर्ज़ा की यहाँ पर आमद का। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत मोतबर नाम नहीं है। जो हवाले उनके बनते हैं वो बदकिस्मती से अच्छी रेपुटेशन वाले हवाले नहीं हैं, लेकिन जो अमाल हैं वो कभी ना कभी तो सामने आते हैं। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब से आप इसका आगाज़ करें तो आपको पाकिस्तान की तारीख़ के हर मोड़ के ऊपर, हर पेचीदा मसले के ऊपर आपको कहीं ना कहीं लंदन का हवाला यकीनन नज़र आता है। बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, अयूब खान साहब के जो रिश्तेदार हैं 3-4, उनकी बाकायदा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान को रूल किया उसमें से अयूब खान का एक बड़ा लंबा चौड़ा ख़ानदान है। उस ख़ानदान के जो नुमाइंदगान हैं उनके भी आउटलेट्स आपको यूके के अंदर नज़र आते हैं। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यूके और पाकिस्तान और लंदन और इस्लामाबाद के कनेक्शन को, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली एग्ज़ाइल, जब उनको पाकिस्तान के अंदर जबर और तशद्दुद का निशाना बनाकर पहले जिनेवा भिजवाया गया, तो उसके बाद वो फिर लंदन आ गई। यहाँ से आकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। लंदन वो पहली मरतबा नहीं आई, उसके बाद दोबारा से जब जुर्म साबित न होने पर उनको ये ऑप्शन दी गई कि आप फिर भी जेल काटें या फिर आप हमारी बात मान लें, तो फिर उन्होंने जिला वतनी गुजारा करना बर्दाश्त किया, जिला वतन हुई। और यहाँ पर तवील अरसे के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यहाँ पर करीब ही एक स्ट्रीट है, वहाँ पर रहमान मलिक साहब का फ्लैट होता था, वहाँ पर वो तशरीफ़ रखती थी, वहाँ से अपने ऑफ़िस को वो चलाया करती थी। यहाँ पर सनम भुट्टो का फ्लैट है जहाँ पर वो रहा करती थी। और मेरे बहुत सारे यूके के दौरों में, जिनमें मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, मेरी मुलाकातें उनसे यहाँ पर हुआ करती थी। मैं उनसे अक्सर पूछा करता था कि आप जिस सहूलत के साथ काली टैक्सी पर यहाँ पर लंदन में घूमती हैं, आप प्रोटोकॉल के बगैर कभी पाकिस्तान के अंदर भी हमें घूम कर दिखाएँ, ताकि हमारी तसल्ली हो कि जो पाकिस्तान के लोगों की कायद है वो कायद बरतानिया और पाकिस्तान में एक ही जैसा सोशल प्रोफाइल रखती है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे लंदन जैसी जमहूरियत दे दें, आप मुझे यूके जैसी जमहूरियत दे दें, तो मैं आपको पाकिस्तान में यूके जैसा सोशल प्रोफाइल बना कर दूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यहाँ से अपनी पार्टी को रन किया। उसके बाद जो प्लान उनका नज़रिया दुबई वापस जाने का बना, उसको फाइनलाइज यहीं पर किया गया। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब बरतानिया में नहीं होते थे, वो अमेरिका में हुआ करते थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तवील अरसे तक अपनी सियासत का जो महवर है, जो ऑप्स रूम जिसको आप कह सकते हैं, वो लंदन को बनाए रखा। अगर आप किसी और सियासतदान की बात करें तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का लंदन का हवाला तो अब हर तरफ आपको रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो बड़े बड़े सियासी सवाल हैं उसके
तमाम के तमाम ज़ाविये लंदन से जुड़े होते हैं। नवाज़ शरीफ लंदन क्यों गए, नवाज़ शरीफ लंदन से वापस कब आएंगे, नवाज़ शरीफ ने लंदन में जाके जब वो स्टेटमेंट देते हैं आजकल, तो हमारे जो 3-4 सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके ज़रिए स्टेटमेंट पाकिस्तान तक पहुंचती है, तो वहाँ पर हेडलाइंस बन जाती हैं। तो नवाज़ शरीफ आज बात करेंगे, नवाज़ शरीफ आज बात नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ के फ़्लैट्स के ऊपर मुकदमात क्या चल रहे थे, आजकल उन फ़्लैट्स की कैफियत क्या है। तो नवाज़ शरीफ लंदन में और लंदन की पॉलिटिक्स का इस्लामाबाद के साथ जोड़ आपको यहाँ पर नज़र आता है। और नवाज़ शरीफ पहली मरतबा तो ज़ाहिर है लंदन गए नहीं। नवाज़ शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जिला वतनी गुजार चुके। सऊदी अरब के सरूर पैलेस से निकल कर वो लंदन आए। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी हुआ करते थे, उनकी पूरी टीम मौजूद होती थी और बतौर सहाफ़ी हम यहाँ पर आकर उनके इंटरव्यूज़ भी किया करते थे। उनका ऑफ़िस जो है काफ़ी मुतहरक ऑफ़िस होता था। मुझे याद है कि एक आध मीटिंग के अंदर तो नवाज़ शरीफ साहब के जो ख़ास नात ख्वाह दोस्त हैं, मीटिंग का आगाज़ उन्होंने ख़ास नातों से किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आजकल जो है वो, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, नातें सुनकर अपने दिन का आगाज़ करते। तो बड़ी मुश्किल में थे। उसके बाद वो मुश्किल ख़त्म हुई, पाकिस्तान वापस गए, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों की मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। दोबारा मुश्किल में पड़े और एक तवील सख्त किस्म के निज़ाम की पकड़ और जकड़ को बर्दाश्त करते हुए और ये कहते हुए कि मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों निकाला, वो लंदन आकर पहुंच गए। लंदन आने का अमल जो है वो इट्सेल्फ बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपको याद होगा कि उनकी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक थे। प्लेटलेट्स का मामला कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। उसकी बुनियाद पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान ख़ान से बात की। इमरान ख़ान ने बाद में अब आके कहना शुरू किया कि मैंने तो इजाज़त दी नहीं थी, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं जनरल बाजवा की बात ना सुनता और मैं नवाज़ शरीफ की गर्दन ज़रूर नापता। लेकिन अब उनके करीब तरीन लोग जो उनको 9 मई के बाद छोड़ के जा चुके हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ को यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़मानत दी गई थी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तमाम टब्बर, जिसको वो कहते हैं, तमाम टब्बर यहाँ से अगर वो चला जाए तो इमरान ख़ान के जो रुकावट है सियासी तौर पर जो उनको नज़र आती है, अगर जो उस वक्त रुकावट थी नहीं तो कोई ख़ास, क्योंकि एक पेज के ऊपर सारे खड़े हुए थे, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। तो इमरान ख़ान ने उनको इजाज़त दे दी। फिर यहाँ पर लंदन आ गए। फिर उसके बाद ना सिर्फ वो ख़ुद लंदन आए, उनकी वालदा माजदा भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आई। फिर एक तवील अरसे के लिए उन्होंने अपने आप को खामोश कर लिया और खामोशी के अंदर उन्होंने तमाम सियासी बागडोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर से सियासत चलाते रहे, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान आपको ये भी याद होगा कि उनके फ़्लैट्स का मामला सर चढ़कर बोलता रहा और शहज़ाद अकबर जैसे लोग जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते होते थे कि कैसे अब हमने इन लोगों को पकड़ा, कि तब हमने इन लोगों को पकड़ा। रसीदा कड्डो, आपको याद होगा जब GIT उनके ख़िलाफ़ बनी थी, एक बहुत बड़े हंगामे के बाद रसीदा कड्डो वाला जो मामला है कि जी 10 पैसे के थे हैगे ने, वो सारे का सारा जो है लंदन के गिर्द ही घूमता था। नवाज़ शरीफ आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के उतार चढ़ाव से निकलने के बाद बहुत मुतमईन है। लंदन में वो नहीं है, सऊदी अरब के अंदर हैं, लेकिन लंदन में आजकल वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। जो करीबी दोस्त हैं जो उनके साथ मिलते हैं, जिनसे हमने बात की, वो हमें बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने इतने उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि अब उनका ख्याल है कि जब तक रियासती मामलात अज़ ख़ुद दुरुस्त नहीं हो जाएँ, वो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट का इजरा नहीं करेंगे कि मैं सियासी तौर पर क्या देखता हूँ, क्या समझता हूँ, मेरा दोस्त कौन है दायमी, मेरा दुश्मन कौन है हर वक्त का। मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मामला ज़रा सेटल हो जाए तो वो सऊदी अरब और लंदन की बालकनी से खड़े होकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसके बाद अब वो करता धरता बन गए हैं पाकिस्तान की सियासत का, वो नवाज़ शरीफ की तमाम तर ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो लंदन के गिर्द घूमता है। आपने फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी जिक्र हमने ज़िम्नन करना चाहिए। पाकिस्तान फ़र्स्ट कहते कहते वो पाकिस्तान से दूर चले गए, दुबई में भी रहे, लंदन के अंदर भी 5-6 साल उन्होंने गुजारे। यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह भी मौजूद है। ये भी सवाल होता था जी उनकी रिहाइशगाह के लिए पैसे कहाँ से आए। फिर पता चला कि शायद UAE ने
उनकी दायमी खिदमात के पेश नज़र उनको कुछ पैसे दिए थे, जिसमें से उन्होंने यहाँ पर फ्लैट ख़रीदा, उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद होती थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहीं पर रहते रहे, अगरचे उनके लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट था और आजकल वो पाकिस्तान में अपनी अब्दी नींद सो रहे हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उनके सियासी मामलात के केसेस इस वक्त लगा रही है जब उनको फौत हुए भी इतना अरसा हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर गुजारा किया। आपको याद होगा कि इसहाक डार जो पाकिस्तान के फाइनेंस के डीन आजकल गर्दाने जाते हैं, गुरु समझे जाते हैं, वो लंदन में उनको यहाँ पर रहना पड़ा, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। जो उनका घर मौजूद था लाहौर में, उसको जो होमलेस लोग थे उनके लिए मुख्तस कर दिया गया और स्ट्रीट्स के ऊपर उनके साथ बदतरीन किस्म की बदतमीज़ी की गई, जिसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट सेक्शन करके दूंगा। लेकिन इसहाक डार का नाम भी आपको जहन में आना चाहिए। फिर यहाँ से जुल्फ़ी बुखारी साहब गए। जुल्फ़ी बुखारी साहब बहुत ताकत में थे क्योंकि उनका बहुत कुर्बत थी बुशरा बीबी के साथ। उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान के इतने करीब थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ उसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी के बाकायदा सिग्नेचर मौजूद हैं। तो वो घर के भेदी भी हैं। लंका उन्होंने अभी तक ढाई नहीं है, लेकिन हैं घर के भेदी। वो पाकिस्तान आए और कहा जी कि मैंने तो अपनी शहरियत छोड़ दी है, आजकल वो बरतानिया वापस आ गए और यहाँ से हमें वो लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब कैसे आना चाहिए। चौधरी सरवर साहब को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ से 3 मरतबा मुंतखब हुए, अपने हल्के से हिस्सा बने सियासी निज़ाम का, इनके बेटे भी हिस्सा बने सियासी निज़ाम का। फिर सरवर साहब ऐसे हैं बहुत माशाल्लाह रिसोर्सफुल, वो जहाँ भी जाते हैं अपनी पसंद का ओहदा ले लेते हैं। तो नून लीग के ज़रिए उन्होंने अपनी पसंद का ओहदा लिया, फिर पीटीआई के ज़रिए उन्होंने अपनी पसंद के ओहदे लिए, फिर पीटीआई को छोड़ के अब वो क्यू लीग के साथ हैं और हमें यकीन है कि वो यहाँ से अपने ओहदे उठाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर आपको ये भी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनकी क़ियादत भी लंदन के अंदर या इसके गिरदोनवा में मौजूद रही। बलोच अलहदगी पसंद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पहाड़ से उतारने के लिए हमने देखा कितनी तगदो की गई। वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमें अल्ताफ़ हुसैन का नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यानी जिस तरह इमरान खान मरकज़ से बहुत अरसे तक पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करते रहे, अल्ताफ़ हुसैन कराची में रहते हुए और बहुत अरसे पहले कराची को छोड़ के लंदन से बैठकर पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल शारक को कंट्रोल किया करते थे। तो अगर आपको एक्विवेलेंस तलाश करनी है तो इमरान खान का अगर आपको प्रोटोटाइप देखना है तो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में आपको वो प्रोटोटाइप नज़र आएगा। अल्ताफ़ हुसैन अब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ताकत वो बिल्कुल भी नहीं रही। वो तंतना, वो दबदबा, वो रोब, वो आवाज़ के अंदर गरज, वो एक कहने पर कराची बंद, एक कहने पर लाखों लोग खड़े, एक कहने पर लाखों लोग बैठ गए। इमरान फ़ारूक के कत्ल के मुकदमे के बाद और फाइनेंशियल मामलात के तश्त-ए-ज़बाम होने के बाद अल्ताफ़ हुसैन आजकल लोगों को एंटरटेन करते हैं, सहाफ़ियों से मिलते भी हैं, खुशगपियाँ भी करते हैं, लेकिन ये वो अल्ताफ़ हुसैन नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करते थे। तो चाहे अल्ताफ़ हुसैन हो, जुल्फ़ी बुखारी हो, बलोच सेपरेटिस्ट हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, सिकंदर मिर्ज़ा हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, और मैंने आपको दर्जनों ऐसे लोगों के नाम नहीं बताए जो पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े सतून समझे जाते हैं और जिन्होंने लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ ली हुई। दोबारा मैं बताऊँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ लेना। लें, लंदन में लें, ऑस्ट्रेलिया में लें, जिनेवा में लें, बुदापेस्ट में लें, जहाँ पर आपका डिक्लेयर करके प्रॉपर्टीज़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी सियासी एस्केप की जगह बनाई हुई है तो इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के सियासी हालात कितने मखदूश हैं। पाकिस्तान के सियासतदान मुतबादल ज़िंदगी के लिए लंदन ही आते हैं और लंदन में बैठ के बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं। ये फ़ैसले सिर्फ सियासतदानों के गिर्द नहीं घूमते, उन मामलात के गिर्द भी घूमते हैं जो हम इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। और फिर हमारे पास इसी प्रोग्राम में यहाँ के 3 जय्यद सहाफ़ी मौजूद होंगे जिनसे मैंने 3-4 बड़े सीधे से सवाल पूछने हैं। मेरे जहन में वो सवाल बहुत अरसे से गर्दिश कर रहे थे। अब चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको मैंने इकट्ठा करके इनसे ये सवाल पूछने हैं। सो स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पहले आपको बताएंगे कि बड़े बड़े इश्यूज़ लंदन के गिर्द और क्या घूमे शख्सियात के अलावा, और फिर हम बात करेंगे अपने साथी दोस्तों से।
हम लंदन और इस्लामाबाद की सियासत के जुड़वापन को ज़ेर बहस लाए हुए हैं। ये जुड़वापन क्या है, ज़रा हमें मुआहदों और मुआहदों से मुतल्लिक जो अफवाहें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो हमारे पास कंक्रीट डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ के साथ किया, जो बड़ी जमातें थी। दूसरी जमातें भी इसके अंदर मौजूद थी लेकिन बड़ी जमातें थी, और आपस में उन्होंने तय जो मामलात किए उसकी उठान लंदन में हुई। यहाँ पर बैठ के उन्होंने तय किया था कि जमहूरियत को किस अंदाज से चलाना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। अभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब बात करते हैं तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है कि मईशत के ऊपर आपने साझापन दिखाना है, उस साझेपन की जो स्पिरिट है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। ये एक क्लियर अनइक्विवोकल यानी गैर मुबहम किस्म की एक दस्तावेज़ थी जिसकी आप मुख्तलिफ शिकें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उस वक्त लीडरान ने क्या आपस में तय किया। तो ये तो दस्तावेज़ मौजूद है, लेकिन दो मुआहदे जो हैं जिनके बारे में मालूमात और अफवाहें गुडमड होती हैं वो आपके सामने रखने चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लंदन और इस्लामाबाद की सियासत का जोड़ क्या है। एक तो बड़ा इनफेमस या फेमस, उसके बेनिफिशरीज़ कहेंगे, लंदन प्लान था। ये 2014 का लंदन प्लान था जब इमरान खान को बाकायदा तजर्बाती तौर पर लॉन्च करने के बाद, उनका लैब टेस्ट करने के बाद उनको पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में बाकायदा उड़ने की इजाज़त दी गई। और यहाँ पर ताहिल कादरी साहब आए, यहाँ पर इमरान खान आए, यहाँ पर क्यू के नुमाइंदगान परवेज़ इलाही साहब आए, और उन्होंने बैठ के तय किया कि किस तरह हमने अब इमरान खान को धक्के के साथ पाकिस्तान की सियासत में दाखिल करना। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए एक माहौल बनाया, ग्राउंड लेवल किया, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, मुवाफ़िक माहौल को उन्होंने बनाकर तो इस मीटिंग का बाकायदा तौर पर उन्होंने इजरा करवाया। ये मीटिंग हुई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो 2014 का धरना था उसकी बुनियाद रखी गई, और 2014 जो मीसाके, अगर वो जमहूरियत था तो ये मीसाके सियासी खबासत था। ये मीसाके सियासी खबासत की बुनियाद जो है वो 2014 में उस बातचीत के ज़रिए रखी गई जो लंदन के अंदर हुई। इसके बाद बड़ी दिलचस्प बात है कि लंदन प्लान, इमरान खान उसका बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कोई लंदन प्लान था, मुझे वाशिंगटन प्लान की पहले बात करते थे, फिर कहते कि लंदन प्लान है जो जिसके ज़रिए मुझे टॉपल करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ़ की तैनाती हो, DGISI की तैनाती हो, जितने मामलात इमरान खान ने उठाए हैं जिनका कोई सर पर आपको नज़र नहीं आता, उसका जोड़ वो कहीं ना कहीं लंदन के साथ लाकर जोड़ते हैं। उनका मानना ये है कि लंदन में तय हुआ था नवाज शरीफ के साथ मिलकर के मुझे निकालना है, ये लंदन में तय हुआ था कि आर्मी चीफ को लगाना है, ये लंदन में तय हुआ था कि जनरल फैज़ को निकालना है, ये लंदन में तय हुआ था कि आर्मी चीफ को लगाना है। इसका सर पैर और मालूमाती तौर पर अब कोई सोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन इमरान खान चूँकि ख़ुद लंदन के बेनिफिशरी हैं, और दो हवाले हमें यहाँ पर देने चाहिए। एक शहजाद अकबर और मलिक रियाज़ का जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो तनाज़ा है वो आपको नहीं भूलना चाहिए, वो भी लंदन के गिर्द ही घूमता है। तो इमरान खान को पता है कि लंदन के अंदर कैसे कैसे काम हो सकते हैं। इमरान खान UK के बेनिफिशरी भी हैं, उनकी जो ex-wife है जमाइमा साहबा, उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी कैंपेन यहाँ से चलाई है, अब दुनिया भर में वो कैंपेन फैली हुई है। उन्होंने अपने बच्चे सारे के सारे जो हैं वो UK के अंदर रखे हुए हैं। तो इमरान खान को पता है कि लंदन की अहमियत क्या है, लेकिन इमरान खान उस अहमियत जो उनकी ज़ाती अहमियत है और उनके माजी की अहमियत है उसको उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तवज्जो वो बात करता है कि लंदन में कोई प्लान बना था जिसके ज़रिए मुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तो ये लंदन प्लान जो 2014 वाला था, जिसको मीसाके सियासी खबासत कहूँगा, और ये जो लंदन प्लान है जिसके बारे में इमरान खान बड़ी बात करते हैं, उसका जो सर पर बार आपको नहीं पकड़ाते, को मालूमात नहीं देते, उसका ताल्लुक भी लंदन से। लेकिन एक इशू जिसके बाद मैं अपने साथी दोस्तों से बात करूँगा, जस्ट अराइव, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो ये कि जो हमारे एक्सपैट्स हैं, तकरीबन 14 लाख के करीब आदाद शुमार के मुताबिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो तकरीबन $3.5 बिलियन के करीब हमें रेमिटेंसेस यहाँ से भेजते हैं। उन एक्सपैट्स के अतवार पिछले अरसे में कितने तब्दील हो गए हैं। दुनिया में आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एक्सपैट कम्युनिटी पाकिस्तान जैसी हो, इस बुरे तरीके से डिवाइडेड हो
कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। जो हमले उन्होंने किए हैं एक दूसरे के नाम पर और एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो भी एक बदतरीन आपको तारीख़ बनाती हुई नज़र आती है। सर महल के गिर्द कंट्रोवर्सी चलती रही, जरदारी साहब का नाम उसमें आता रहा, लेकिन ये हमने अमाल नहीं देखे। एवनफील्ड की जो जायदाद है उसके बाहर जो कुछ होता रहा वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के फ़ौरन नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो एक्सपेट कम्युनिटी का इतना एग्रेसिव हो जाना, इस बुरे तरीके से डिवाइड हो जाना, जहाँ पर दर्जनों से भी ज़्यादा एक्सपेट कम्युनिटी के नुमाइंदान आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स हैं वो। कोई एक्सपेट कम्युनिटी इतने बुरे तरीके से डिवाइडेड नहीं है और एक दूसरे से इतनी खार नहीं खाती सियासी बुनियादों के ऊपर जितनी खार पाकिस्तान की एक्सपेट कम्युनिटी खाती है। इतने एग्रेसिव नहीं होते सियासी मामलात के ऊपर जितनी एक्सपेट कम्युनिटी होती है। तो मैं अपने साफ़ी दोस्तों से जब बात करूँगा तो मेरा पहला सवाल उनके साथ यही होगा कि जनाब, आपने इतने अरसे में क्या देखा कि जो एक्सपेट कम्युनिटी का मिजाज है ये किस तरीके से बदल गया, इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहिएगा, हम आपको ज़रा बताएंगे कि पाकिस्तान की एक्सपेट कम्युनिटी जिसके ऊपर हम बड़ा तकिया करते हैं उसका सियासी मिजाज कैसे तब्दील हुआ। आइए नाज़रीन, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई है। हमारे पास अज़हर साहब मौजूद हैं, अवान साहब मौजूद हैं, मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने अपने चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को जिस जाविये से ये देख सकते हैं, लंदन के जाविये से, हम इसको कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सहाफ़त का लंदन आई है। तो लंदन आई से हम इस वक्त बात करें। अज़हर साहब, ज़रा आपसे अगर स्टार्ट कर लें, एक सवाल जो मेरे जहन में था वो पूछना कि आपने पाकिस्तान की जो एक्सपेट कम्युनिटी है उसके रवैये में जो खुरदरापन है, जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो कितने अरसे में आपको लगता है कि एक्यूमुलेट हुआ है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। बहुत शुक्रिया तलत साहब। मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए लंदन में रिपोर्टिंग करते हुए, और जो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं ये बाय डिज़ाइन हुई हैं। इसके पीछे पूरा एक आप कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी के तहत हुई है। जब आप गुज़िश्ता 10 साल से 12 साल से यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये नैरेटिव देते रहे हैं, और सरकारी फंडेड नैरेटिव था, वो ये कहते थे कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ मुल्क लूट के खा गया। आप किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करें तो ये 4-5 पेट वर्ड्स हैं जो उनके मुंह पे रटे हुए हैं। और चौथा ये था कि जी फ़लाँ साहब तो बिल्कुल क्लीन है, उन पे तो देखे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये 4 चीज़ें रटाई गई। सुबह उठते थे, फेसबुक पोस्ट्स आती थी, व्हाट्सएप के ज़रिए आती थी, जो जहाँ बनती थी मेरे से ज़्यादा आपको पता है, जहाँ आप इस्लामाबाद में रहते हैं उसके बहुत करीब ये सारी एक मशीनरी लगी हुई थी। जब आप 10 साल 12 साल उनको रटा कहें सुबह शाम दोपहर, तो फिर इन लोगों के रवैये तो ख़राब होने ही थे। अगर आप मुझे बताएं कि नौयत एग्रेशन की क्या है। हमने देखी है एग्रेशन, अब एग्रेशन की नौयत क्या है? मैं बताऊं कि यहाँ पर गालम गलोच बहुत ज़्यादा हो रही है, अदारों के ख़िलाफ़ हो रही है, हमारी आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर हैं उनके ख़िलाफ़ हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो रही है, और इस कदर गालम गलोच हो रही है कि वो ना तो ब्रॉडकास्ट हो सकती है, वो आप कहीं अगर आप देखें आपको सोशल मीडिया या टिकटॉक पर ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरह एवनफील्ड है, इसके बाहर जब मुजाहरा होता है तो वहाँ पर एक मखसूस ग्रुप होता है, और वो कुछ तो PTI का क्लेम करते हैं कि वो उनका तलक PTI से है, और कुछ जो है वो क्लेम नहीं भी करते, वो वैसे ही जो है वो किसी और नाम के साथ वहाँ पर आते हैं, और आकर जिस तरह के मुगल्लज़ात बकते हैं, और जो वहाँ पर रेजिडेंट हैं वो इतने ज़्यादा वो परेशान हैं। उन्होंने अगर सुबह उनके बच्चों ने स्कूल जाना है तो सारे बच्चे यहाँ पर अर्ली सोते हैं, तो वो भी नहीं सो सकते। वो एंडलेस है ना, ये एंडलेस है, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एंडलेस है। लेकिन यहाँ पर अब चूँकि कवानीन इस तरह के हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका मैं कहूँगा कि नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। कि अगर आपने मैं एक और आपको बात बताता हूँ, जैसे हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमने अभी पिछले दिनों जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पर आए हुए थे, हम ख़बर की तलाश के लिए उनसे ये गुफ्तगू करें कि IMF के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है। हम 8-10 घंटे तक रोड पे खड़े होकर इंतज़ार करें, अचानक जो है वो कुछ
अफराद ऐसे आए हैं, तो उन्होंने जैसे ही शहबाज शरीफ साहब बात करने लगे हैं तो उन्होंने आकर जो ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया है, गलत किस्म के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो हमारी भी सारी जो हमने कवरेज करनी थी, जो बातचीत करनी थी, वो बेड़ा गर्क हो गया। तो इस तरह का रवैया अगर आपको इस कंट्री ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक दिया है तो आप उसको सिविलाइज तरीके के साथ यूज़ करें। एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये तो नहीं है कि आप दूसरों की जो ड्यूटी है उसके अंदर आप इंटरवीन करें और उनको ड्यूटी भी ना करने दें। मुर्तज़ा, आप मुझे बताएं कि इतनी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, इतने ममालिक हैं कॉमनवेल्थ के, और कॉमनवेल्थ के जो नहीं भी हैं उनके नुमाइंदगान भी हैं। हमने आज तक कभी ये नहीं देखा कि किसी और कम्युनिटी के सियासी मामलात इस जहर आलूदगी और बारूद के साथ सड़कों पर डिस्कस हो रहे हैं। तलत साहब, इसमें जो मुख्तलिफ, चूँकि ये यहाँ पर बहुत सारी जो लिबर्टीज़ तो हैं, यहाँ पे अगर आप इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी चले जाए तो वहाँ भी लोग खड़े हैं जो प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे। बर्मा की एम्बेसी के बाहर ये हाल है, इंडिया के अपने इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ तो यहाँ पे हैं और लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारा केस ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये सारी स्पॉन्सर्ड हेट थी। जब आपने एक पूरी क्लास को 10-15 साल बताया कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, पाकिस्तान एक्चुअली एक नया ख्वाब है, एक नई पार्टी आ रही है और वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी उसको आगे ले जाएगी। जो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर की साइकिल वाली बात हो, ये कहा कि जो बरतानवी पार्लियामेंट का तो आप अक्सर सुनते हैं कि हम इससे आगे ले जाएंगे, एक नया मुल्क, एक जन्नत बनाएंगे, तो वो सच्ची बात है। बहुत सारे लोगों ने इन अ सेंस में या वो बिलीव करना शुरू किया। अब भी बहुत सारे लोग यकीन करते हैं कि हमें जो बरतानिया की जो हाई कोर्ट का जस्टिस सिस्टम है वो पाकिस्तान में मिलेगा, मेरिट मिलेगा, वो जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। यहाँ से ये सारी बात, इसका आगाज़ हुआ और इसको स्पॉन्सर किया गया। और आपको पता है कि फिर उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लंदन प्लान बने, लंदन से सारी ये जो पूरी वो, इस ज़्यादा लंदन की इस पूरी गेम में एक बड़ा, और दूसरे वेस्टर्न ममालिक का एक ख़ास तौर पे लंदन का एक बड़ा सेंट्रल रोल है। लेकिन जो आप नफ़रत, वनम, जो रिवेंज और वो देखते हैं, उसका एक, मैं आपको बड़ी एक मुख्तसर बात बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे 1.5 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं, उनमें से ये चंद एक लोग हैं। यानी मुझे तकरीबन 20 साल से यहाँ मैं बाई फेस लोगों को जानता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो जो सबसे बड़ा मुजाहरा था लंदन में, उसमें तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार बंदा आया। उसके बाद से तलत साहब, आज आप बताएं वो मुजाहिरीन किधर गए, वो सारा कुछ ग्रेजुअली कम हुआ। सो उसमें 2-3 तरह की कैटेगरीज़ के लोग आते हैं। एक तो वो जो हार्डकोर एलिमेंट है, वो चंद दर्जन या चंद सौ वो तो है। उसके अलावा जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तमाशा देखने आते हैं। और तीसरी एक ऐसी क्लास है कि वो जिस तरफ हवा चल रही होती है ना, वो कहते हैं चलो इसकी तरफ पीछे चलो। एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूछने दीजिए कि मुजाहिरीन के कम होने से क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि जहर कम हो गया है? मैंने तो घरों के अंदर डिबेट देखी है, बदतरीन हालात हैं। मतलब जो सड़कों के ऊपर आपको नज़र आते हैं, घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जहाँ पर मैं घूमा हूँ, उससे अबतर हालात आपको नज़र आते हैं। देखिए, जब आपने लोगों को सिखाया यही है कि हक और बातिल, जिहाद, कुफर, ये मतलब जो मेरे साथ नहीं है वो सही मुसलमान नहीं है, वो सही, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो गद्दार है, तो आप लोगों से ये कोई तीसरी तो कोई बात ही नहीं सुनी उन लोगों ने। और इसके दरमियान जब आपने एक बिल्कुल सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस दे दिए, तो वो जो लोग जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो इस पे यकीन करते हैं। बट अगेन तलत साहब, यहाँ की जो वास्ट मेजॉरिटी है ना, 85 to 90% जो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सारे लोग यहाँ पे वो इन्वॉल्व हैं, उनके पास यहाँ की सियासत का टाइम नहीं है। लिहाजा हमें ये देखना है कि ये लोग हैं कौन। ये वो सारे लोग हैं, एक चंद हज़ार लोग हैं जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स देखते हैं। अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने, आपको पता है कि 4-5 साल आप तो सेंसरशिप का विक्टिम रहे कि वहाँ सैनिटी की बात न हो, और जो कोई बंदा रीज़नेबल बात करता था वो किसी के चैनल बंद होता था, किसी को निकाल दिया गया पूरा रजीम चेंज जो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत। तो बाकी जो लोग बिठाए गए, उन्होंने यही तो गालम गलोच सिखाया है। ये एक ल्यूनेटिक फ्रिंज है जिसको बाकायदा जिसकी ज़हनी साख्त साजी की गई। इज़ दैट व्हाट यू पॉइंट आउट? देखिए, अगर 1.5 मिलियन की कम्युनिटी है तो 1.5 मिलियन कम्युनिटी में से आपको गालम गलोच वाले चंद एक लोग नज़र आते हैं, और हर दफ़ा वही नज़र आते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मोहल्लों के अंदर और जहनों के अंदर और जवान नस्ल के अंदर ये जो चीज़ घुस गई है, भले वो मुकामी सियासत के अंदर अब वो इन्वॉल्व हो गए हों, आपके ख्याल में ये जाने वाली है? क्योंकि आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन कभी आपको बीजेपी का नुमाइंदा यहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे के साथ ही करता हुआ नज़र नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता। तो वो डिवीज़न है, वो कितनी गहरी हुई? बात यह है कि मैं अगर हम कभी ऐसे दोस्तों में कहीं चाय पीने गए हैं या खाना खाएं, तो वहाँ पर अगर आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो किसी दूसरी टेबल पे किसी बंदे ने सुन लिया ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट इमरान खान और वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो वो आपके साथ वो आगे पूछेंगे, हाँ जी, आपने क्या, आप भी नून लीग के हैं, आप फलां पार्टी के हैं। इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि जैसे
कि पीटीआई के अलावा अगर किसी और पार्टी से आप हैं तो आप कोई पता नहीं एलियन है या आप किसी और जगह से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो किसी पार्टी का बात मैं उनको ये कहता हूँ, मैं क्या देखें कि बात यह है कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी सियासत में नफ़रत की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कहती है ये भी चोर है, ये भी डाकू है, ये भी लुटेरा है, लेकिन वोट मुझे दो। वो ये नहीं कहता कि मैं मुल्क के लिए डिलीवर क्या करूँगा। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना लोगों को कायल कर रहा है, ना लोगों से वोट मांग रहा है। वो वोट की उसकी जो बेस है वो है ही नफ़रत। तो जब हम एज ए जर्नलिस्ट, मैं अपने टीवी को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है, मैं भी ज़ाहिर इंसान हूँ, कोशिश ये होती है कि मैं अपनी रिपोर्टिंग करूँ या अपने टीवी के लिए काम करूँ तो वो बिल्कुल अनबाइस्ड होना चाहिए। उसके अंदर ना मैं किसी पार्टी की साइड लूँ और ना मैं किसी भी सियासी पार्टी। लेकिन मसला ये है कि वो चाहते हैं कि आप साइड लें। जब आप कहते हैं कि मैंने साइड नहीं लेनी तो वो कहते हैं तुमने तो साइड ले ली, हम तो वो तो सो न्यूट्रलिटी हैज़ बिकम अ सिन। अगर न्यूट्रलिटी तो आपकी जॉब, जब आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं न्यूट्रल होके, दे डोंट वांट यू टू बी न्यूट्रल। ये इशू है ना? नहीं, बिल्कुल इशू है। और बल्कि यहाँ तक होता है कि जब हम मज़ारों के अंदर कवरेज कर रहे होते हैं, अभी पिछले दिनों की बात है, मैं एक मज़ारे के अंदर कवरेज कर रहा था तो एक खातून को मैंने कहा कि आप कुछ बोलें कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो एकदम देख के ना मेरा चैनल, तो कहती है आपका चैनल इस वक्त हमें लाइव क्यों नहीं दिखा रहा, हम आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगे, आपका चैनल तो लाइव नहीं दिखा रहा, आप तो सब बिके हुए हैं। मैंने कहा देखें आंटी, वो चैनल की पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी है, उस वक्त पता नहीं क्या वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, ऑब्वियसली तो वो तो उनकी मर्जी है जब उन्होंने चलाना है। कहती नहीं, सारा मीडिया बिका हुआ है, सारा ही पाकिस्तान में मीडिया बिका हुआ है। डेवास्टेटिंग। रोल बैक इसको किया जा सकता है? यू थिंक इट्स अ लॉस्ट जनरेशन नाउ? ये आर्गूमेंट जो है, अब आप जहनों को दोबारा से मोड़ नहीं सकते। ये आर्गूमेंट कि जी अब हम जहनों को दोबारा से मोड़ लें, अब वो इन अ वे रिडेंडेंट हो गया है, ये जनरेशन लूज़ कर गई है, अगले जनरेशन के बारे में हम कुछ काम कर सकते हैं। योर टेक्स्ट। यहाँ पे फेक न्यूज़ के ज़रिए इस पूरी जनरेशन को इस तरह जकड़ लिया गया या उनके माइंड ऐसे सेट कर दिया गया कि अगले 5-10 साल कम से कम ये लोग तो रिवर्स नहीं होंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो सुबह शाम आपने उनके साथ खेला है, उनके दिमागों के साथ खेला है, उनका कसूर नहीं है। अब आपने जो स्टेट ने एक नैरेटिव बनाया था जो इन तक पहुँचाया है, अब वो नहीं रिवर्स हो रहा इतनी आसानी के साथ। तो इस सारी सूरत हाल में देखें, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ये लास्ट जनरेशन है। अगले 5 साल 7 साल आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी अब मेरा ख्याल है इनका वोट मैटर नहीं करता। पाकिस्तान में इनको सुकून आ जाएगा, सब्र आ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए कि इमरान खान या उस पीटीआई की हुकूमत चली गई है। बड़े इश्यूज आपको क्या लगते हैं इन्वॉल्विंग लंदन एंड इस्लामाबाद? आने वाले दिनों में आपको बड़े इशू क्या लगेंगे? ज़रा फ्यूचर की प्रोजेक्शन भी करें ना। देखिए, जो लंदन है उसकी जो सेंट्रलिटी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो तो जारी रहनी है। और जो मतलब लंदन को आप देखें कि इस वक्त जो बहुत सारे लोग जो कल पाकिस्तान में जो है ना मोस्ट वांटेड थे, आज वो मोस्ट बिलवड हैं। वहाँ के मोस्ट बिलवड आजकल लंदन आके छुपे हुए। तो लंदन की इम्पोर्टेंस को तो आप मतलब कितना मतलब आप ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते। बट ये जो इस तरह के अगर हम जनरेशन जो इस वक्त वो इशू चल रहा है, मैं अगेन एक बात कहूँगा कि देखें, मैं बहुत सारे यहाँ बच्चियों और बच्चों को जानता हूँ जो 3rd जनरेशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, कई सौ, मैंने आज तक उनको किसी मुजाहरे में नहीं देखा। और ये मतलब चूँकि उनके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। और बहुत बड़ा यहाँ का एक फ्रिंज एलिमेंट है जो यहाँ की जो सोसाइटी, यहाँ की जॉब, यहाँ की जो सोसाइटल पार्टिसिपेशन है वो उससे रिलेवेंट है। उनकी यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होगा या उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो उनको एक कोई रेलेवेंस चाहिए, वो बहुत बड़ा वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में जो 9 मई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटेस्ट और उसके पार्टिसिपेशन में अबव 95% का ड्रॉप है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, जो लास्ट 2 प्रोटेस्ट हुए हैं, एक में गिन के 150 से ज़्यादा बंदे नहीं थे और एक में 70 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। नहीं, उसमें ये था कि हाँ बिल्कुल ठीक है मुर्जान, उसमें ये था कि जब ये खबर आई ना कि तकरीबन 500 या 1000 लोगों की ऐसी लिस्ट बन गई है जो कि एंटी स्टेट या एंटी जो है फ़ौज यहाँ पर नारेबाजी करते थे और वो जो ये चीज़ें करते थे, उनको जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो उनको जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा, उनको एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। तो वो जब खबर आई सामने कि FIA वाले उनको जो ट्रेस कर लिया गया उनकी तस्वीरों से, उनके फीचर से, तो उसके बाद जो है वो ये मुर्सा ठीक कह रहा है कि उसके बाद इसमें कमी आई है। और लोग वो जो कहा जाता था टक्कर के लोग हैं, वो मेरा ख्याल है वो। अब आपकी इस बात के ऊपर ना आप देखिएगा आपकी कितनी ट्रोलिंग होगी।
जी ट्रॉलिंग होगी। ट्रॉलिंग तो होनी है, जो आपने पैनल बना लिया है ना वो तो वैसे ही होनी है। जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट है उसमें ये वाला क्लिप दिखाएंगे कि आपने कहा था हम नहीं आते, हम फिर आए और गाली भी पड़ेंगे। आप तो वैसे इस चीज़ का बड़ी देर से शिकार हैं, लेकिन ये तो ज़ाहिर है वैसे भी होता है कि भी कई दफ़ा हम मियां नवाज़ का जो हसन नवाज़ का दफ्तर है उसके बाहर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो टैक्सी चला रहा है जिसका कुछ मेरा ख्याल है उतना की विजन होता है, तो वो भी वहाँ खड़ा होकर तो 2-4 बातें करके जाता है, जी आप वहाँ ये खड़े हुए हैं, मुफ्त का खाना खाने आ गए हैं। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बताया नाज़रीन। इन अ वे लंदन आए का व्यू आपको मिला, जो यहाँ के सहाफ़ी आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत और उस सियासत के अंदर जो खबासत की जाती है इस्लामाबाद में बैठ के, उसके असरात कितने मुरतब होते हैं लंदन पर, फिर लंदन के हालात के असरात कितने मुरतब होते हैं इस्लामाबाद के ऊपर। जब तक हमने सियासत के अंदर, इस्लामाबाद की सियासत के अंदर खबासतें बंद नहीं की, पाकिस्तान की एक्सपर्ट कम्यूनिटी हो या पाकिस्तान का अपना इमेज हो, वो ख़राब भी रहेगा और परेशान भी रहेगा।